हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग का अर्थ ये होता है कि मीनोपॉज होने के बाद, यानी कि जब कोई महिला आफ्टर 50 या 50 के आसपास की जो एज होती है वहां पे उनके मेंस्ट्रुएशंस जो हैं या जो पीरियड है या फिर उनकी जो साइकिल होती है वो धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाती है, तो इसी कंडीशन को हम मीनोपॉज कहते हैं। तो जब कभी मीनोपॉज के बाद किसी महिला को यदि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसे ही हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो है बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। और इस जो पोस्ट मेनोपॉजल जो ब्लीडिंग होती है सामान्यतः वो कॉमन होती है, लेकिन कभी कभी ये कैंसरस कंडीशन भी होती है, जैसे यूट्राइन कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या कहीं कोई गठान हो, ट्यूमर हो, तो उसके लिए या एंडोमेट्रियल कैंसर हो, तो वहां पर जो भी सिचुएशन या पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है तो हो सकता है मे बी कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो इन कारणों की वजह से भी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर जांच करवाना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी कोई महिला 12 महीनों तक बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए के चल जाती है या 12 महीनों तक उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है या धीरे धीरे करके वो खत्म हो रही है, तो ऐसी महिलाओं को हम मीनोपॉजल कहते हैं या मीनोपॉजल फीमेल्स कहते हैं। तो अगर मीनोपॉज के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श बहुत जरूरी होती है। अब वेजाइनल ब्लीडिंग क्या होती है? तो वेजाइनल ब्लीडिंग दो कारणों से हो सकती है, उसके कई कारण भी हो सकते हैं, पर मेन जो कारण होते हैं वो होता है मेंस्ट्रुएशंस के दौरान हर महीने फीमेल के वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन भी होती है जहां पर रक्तस्राव जो है वो हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जो अनकॉमन होते हैं या थोड़ा सा वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पे कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है। तो उन कारणों में आ जाता है अगर आपको वहां पे किसी तरीके की इंजरी हो गई है या फिर वहां पे कभी असॉल्ट वगैरह हुआ हो तब वहां ब्लीडिंग हो सकती है। यूट्राइन कैंसर की कंडीशन में भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ इन्फेक्शन हो या आपके जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान भी आपको वहां पर ब्लीडिंग जो है देखने को मिल सकती है। तो जब भी कभी आप ब्लीडिंग को अनुभव करते हैं और स्पेशली मेनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपके जो क्वांटिटी है या कितने मात्रा में वो स्त्राव हो रहा है या कितने दिनों तक हो रहा है उसकी ड्यूरेशन को देखती है। ब्लीडिंग के दौरान क्या आपको कोई पेन है, कोई तकलीफ है, तो उनके कारणों की जांच करते हैं और आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगाया जाता है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आखिर है क्या, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं और बहुत ही अच्छी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि जब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है तो आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। महिलाओं में यूट्राइन ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हो तो रिप्लेसमेंट के कुछ महीनों तक उन्हें ब्लीडिंग जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर उन्हें किसी तरीके का जैसे होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन है, उन्हें ऐसा लगता है महिलाओं को कि मेनोपॉज आ चुका है, लेकिन कभी कभी ओव्यूलेशन होने के बाद में भी रक्तस्राव हो सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे पॉलिप्स का होना या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो या एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो। तो ऐसे इन सारी कंडीशनों में जो है पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि और ऐसे कौन से कॉजेज होंगे। तो पॉलिप्स, जैसे कि मैंने बताया, तो पॉलिप्स आखिर होता क्या है? तो ये एक तरीके का बेनाइन ट्यूमर होता है या बेनाइन गांठ होती है जो कैंसरस नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद ट्रीटमेंट के अभाव में ये कैंसरस कंडीशन में भी तब्दील हो सकती है। यूट्राइन पॉलिप्स इज नॉन कैंसरस ग्रोथ, और ये जो है कैंसर्स में भी तब्दील हो सकती है। और स्पेशली ये उन फीमेल्स में होती है जो कि मेनोपॉजल कंडीशंस में होती है, जिन्हें मेनोपॉज हो चुके होते हैं। और कभी कभी यंग एज की फीमेल्स में भी ये कंडीशन हो सकती है जो कि रेयर होता है। और बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें सबसे मेन जो सिम्टम होता है वो होता है इरेगुलर ब्लीडिंग। तो जहां कहीं महिलाओं की रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उन्हें हमेशा रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो उस रूटीन चेकअप में उन्हें पता चल पाता है कि क्या उन्हें यूट्राइन पॉलिप तो नहीं है। तो इस तरीके से यूट्राइन पॉलिप की कंडीशन में भी आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है।
अगली जो कंडीशन होती है जहां आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है वो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी थिकनिंग की वजह से होती है, यानी कि जो लेयर होती है यूट्रस की उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर वहां पे थिकनिंग हो जाती है, उस लेयर जो है उसकी मोटी परत चढ़ जाती है यूट्रस पर, तो उसी कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं एंडोमेट्रियम की। और ये कंडीशन जो है ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में जब आपकी बॉडी में बनने लगता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हाइपरप्लेजिया हो जाती है एंडोमेट्रियम की। और ये आगे जाकर कैंसरस कंडीशन में भी बदल सकती है अगर आप उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब। और हार्मोन्स रिप्लेसमेंट्स की थेरेपी जब होती है जहां एस्ट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी यूट्राइन हाइपरप्लेजिया जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि यूट्राइन हाइपरप्लेजिया हो रही है, थिकनिंग हो रही है, तो वहां पर और प्रोजेस्टेरोन का अभाव भी है, तो वहां पर भी आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और स्पेशली ये जो कंडीशन होती है यूट्राइन हाइपरप्लेजिया की, ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ही अक्सर देखने को मिलती है। अगली जो सिचुएशन हो सकती है वो होती है एंडोमेट्रियल कैंसर। तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो आपकी यूट्रस से स्टार्ट होता है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की लाइनिंग होती है जहां पर कैंसर कंडीशन हो जाती है, कैंसर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में या फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आम होती है। और इसका डिटेक्शन करना या इसकी जांच, मतलब इसका जो पता लगाना जो है वो बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है जो कि कंटिन्यूस कई महीनों तक चलती रहती है। तो क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो कभी भी कोई भी महिला जब जांच करवाने जाती है तो स्क्रीनिंग के दौरान पता चल जाता है उन्हें कि वहां पर उन्हें यूट्राइन कैंसर की सिचुएशन है और उसका ट्रीटमेंट जो है उसे तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो अगली जो कंडीशन हो सकती है वो हो सकता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी। इसका मतलब ये होता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी का मतलब होता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी एट्रोफी हो रही है, यानी कि उसकी जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वहां पर थिनिंग हो रही है। पहले आपने देखा कि जो हाइपरप्लेजिया में थिकनिंग होती है, इसमें थिनिंग होती है। तो पोस्ट मेनोपॉजल में जहां पर हार्मोन्स की अभाव होते हैं, हार्मोन्स ठीक तरीके से सीक्रेट नहीं होते हैं, एस्ट्रोजन की भी कमी हो जाती है आफ्टर 50, तो वहां पर थिनिंग होने लगती है। और इसके वजह से थिनिंग क्योंकि हो रही होती है तो वो ब्लीडिंग को कॉज कर सकती है। तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी के दौरान भी आपको जो है ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और लास्ट में जो सिचुएशन होती है वो हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है और सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता है, पता भी नहीं चल पाता है। तो जब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो वहां पे पता चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर हुआ है इसकी स्क्रीनिंग के दौरान। तो हमेशा आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। सिम्टम की बात करें तो जब भी आपको सर्वाइकल कैंसर होता है तो वहां पर आपको ब्लीडिंग तो होती है, साथ में वहां पर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस भी होते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के दौरान। तो इतनी सारी वजह हो सकती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की। तो जब भी कभी आपको मेनोपॉज है उसके बावजूद आपको कई महीनों तक ब्लीडिंग जो है रुक नहीं रही है, ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको तुरंत से तुरंत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है, जांच करवाने की जरूरत है। इनमें से कोई भी कॉज हो सकते हैं, यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकती है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको ये चीज जांच करवानी चाहिए। और जहां कहीं ऐसी कंडीशन होती है जैसे कैंसर सिचुएशन होती है तो यूट्रस को निकाल दिया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है आपको, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है जितने कॉज होते हैं। तो वो जांच कराना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जैसे यूट्राइन पॉलिप होता है वो तो नॉन कैंसरस होता है, बेनाइन होता है, जो ओवर ग्रोथ होती है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि वहां आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आपका जो है ग्रोथ जो है वो कैंसरस में भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए जांच करा के उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो फीमेल्स होती हैं वो वेरी करती हैं, सिम्टम जो हैं अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, किस कारण की वजह से आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके सिम्टम भी जो है चेंज हो जाते हैं। बात करें अगर पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम की, जो फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है हॉट फ्लशेस होना। उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, उन्हें एकदम हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती
होती है, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा कई और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस, क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन बहुत ज्यादा लोअर डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस वहां पे देखने को मिल सकती है। डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल या इंटरकोर्स की जो उनकी इच्छाएं होती हैं उसमें भी कमी पाई जा सकती है। इसके अलावा वहां पे उन्हें नींद कम आना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उनमें देखने को मिल सकता है। यूटीआई जो होती है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी उनमें इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। उन्हें हमेशा बर्निंग यूरिनेशन जो है वो होती है, साथ में वेट गेन की भी प्रॉब्लम उनमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। और साथ में अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो उसमें तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक से पोटेंशियल सिम्टम जो वो होता है वो पोस्ट मेनोपॉज में ब्लीडिंग का होना, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हेवी ब्लीडिंग का होना। तो ये एक तो अपने आप में ही एक सिम्टम है जो आप उसका अनुभव आप करती हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो आपका पेप स्मीयर के लिए भी करवा सकते हैं। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड वो करवा सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी वो करवा सकते हैं, जहां पर वो पता लगाते हैं कि कहीं आपको कोई ट्यूमर ग्रोथ तो नहीं है, कहीं जानकारी तो नहीं है ब्लीडिंग के बारे में कि क्या होती है और उसके कारण क्या होते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कॉम्बिनेशंस में लेनी है, यानी कि ये 3 मेडिसिन है जिनको आपको मिला लेना है बराबर मात्रा में और उसका उपयोग करना है। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है ट्रिलियम पेंडुलिनम, इसे आपको 200 पावर में लेना है। सेकंड जो मेडिसिन है वो है स्टिलेगो, इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। और जो आखिरी की होम्योपैथी मेडिसिन वो है सिमिसिफुगा रेसिमोसा, इसे भी आपको 200 पावर में ही लेना है। तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में मिला लेना है और इसे आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर आप डाइल्यूशन में ला रहे हैं यानी लिक्विड में बना के ला रहे हैं तो इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है डायरेक्ट टंग पर। और अगर आप ग्लोबुलर फॉर्म में ला रहे हैं तो आपको इसके 4 जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको उसकी कैप पे निकालना है बॉटल की, डायरेक्ट टंग पे आपको डाल देना है। और इस तरीके से आपको ये मेडिसिन को काफी लंबे समय तक लेना है। अगर 15-20 दिन तक आपको आराम लग जाता है तो इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू करना है। इनिशियली अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है और आप मेनोपॉजल कंडीशन के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन या 1 हफ्ते बाद में भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो मेरी सलाह यही है कि आपको एक बार अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक तरीके से प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। आप एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन है। कई पेशेंट को इससे आराम लगा है। अगर इनिशियली आपको बिना किसी पेन के, बिना किसी प्रॉब्लम के अगर तकलीफ होती है तो आप ये मेडिसिन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लगातार 15 दिन आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम लगने पर और 1 महीने 2 महीने तक आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।